नमस्कार, स्वागत है आप सभी का हमारे लाइव फोन इन कार्यक्रम हेलो किसान में। मैं हूं अदिति शर्मा। किसान भाइयों बहनों, हेलो किसान कार्यक्रम हम सोमवार से शुक्रवार आपके लिए लेकर आते हैं 6 से 7 बजे के बीच, और इसमें हम खेती किसानी से संबंधित कुछ जो विषय हैं वो शामिल करते हैं, ताकि आपके पास कोई सवाल है उन विषयों के संबंध में तो आप हमसे पूछ सकते हैं एक फोन कॉल के जरिए। तो आज क्या विषय हम आपके लिए लेकर आए हैं, आइए सबसे पहले आपको बता देते हैं। आज के हमारे इस अंक के विषय रहेंगे बागवानी की योजनाएं, और साथ ही खाद्य प्रसंस्करण में शैक्षिक योगदान। इन दोनों ही विषयों पर हम विस्तृत चर्चा करने वाले हैं हमारे इस कार्यक्रम में, यानी अगले 1 घंटे के दौरान। आपके पास कोई भी सवाल है तो आप हमारे टोल फ्री नंबर पर कॉल कर सकते हैं, अपने सवाल हमसे पूछ सकते हैं। और टोल फ्री नंबर है 1800-113060, 1800-113061। हमारे टोल फ्री यानी कि निःशुल्क नंबर है, जिस पर आप अगले 1 घंटे के दौरान कॉल कर सकते हैं, अपने सवाल हमसे पूछ सकते हैं, जिनके जवाब आप तक पहुंचाएंगे हमारे विशेषज्ञ। तो आइए उनसे आपका परिचय करवा देते हैं। इस वक्त स्टूडियो में हमारे साथ मौजूद हैं डॉक्टर वाई आर मीणा, जो अपर आयुक्त है कृषि विस्तार कृषि मंत्रालय नई दिल्ली में। सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका। नमस्कार। साथ ही इस वक्त हमारे साथ लाइव जुड़ रहे हैं डॉक्टर एम के सलूजा जी, जो निदेशक हैं कृषि विद्यापीठ इग्नू में। सर, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद, नमस्कार। तो किसान भाइयों बहनों, आज के कार्यक्रम के विषयों के बारे में हमने आपको जानकारी दे दी है, टोल फ्री नंबर बता दिए हैं, जिनके जरिए आप अपने सवाल हम तक पहुंचा सकते हैं, और हमारे विशेषज्ञ से परिचय करवा दिया है, जो आपके सवालों के जवाब आप तक जरूर पहुंचाएंगे। तो फिर बिल्कुल समय मत गवाइए, अपना फोन उठाइए, जो भी आपके सवाल हैं वो आप हमारे टोल फ्री नंबर पर कॉल करके हमारे विशेषज्ञ से पूछ सकते हैं। तो इसी के साथ हम हमारे आज के कार्यक्रम की चर्चा की शुरुआत कर लेते हैं। पहला विषय है बागवानी की योजनाएं। तो इस पर डॉक्टर मीणा से उनकी राय ले लेते हैं। बागवानी के लिए कई तरह की योजनाएं चलाई जा रही हैं डॉक्टर मीणा, तो अभी के अगर हम समय की बात करें तो बागवानी का जो स्तर है हमारे देश में क्या है? बिल्कुल, आपने बहुत सही कहा। बागवानी विकास के लिए काफ़ी सारी योजनाएं भारत सरकार ने राज्य सरकारों के साथ मिलके चला रखी हैं, और सही मायने में मैं कहूँ तो अभी जो पहले हमारी 6 योजना थी, उन सब का समावेश करके एक समन्वित बागवानी विकास योजना, जिसे हम कहते हैं मिशन फॉर इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट ऑफ हॉर्टिकल्चर, यानी बागवानी के समग्र विकास के लिए जो सारी योजनाएं थी उनको उप योजना नाम देके एक ही अम्ब्रेला के नीचे, एक ही छाते के नीचे बागवानी संबंधी सभी विकास की योजनाओं को एक साथ संचालित किया जा रहा है देश भर में। तो उसमें जो प्रमुख योजनाएं हैं, जैसे पहले NHM होता था, नेशनल हॉर्टिकल्चर मिशन, पूरे देश में चलता है जी, नॉर्थ ईस्ट और हिमालयन स्टेट के अलावा, और सभी बागवानी के कार्यक्रम उसमें संचालित होते हैं। पहले एक योजना और थी जो जिसे हम HMNEH कहते थे, हॉर्टिकल्चर मिशन फॉर नॉर्थ ईस्टर्न और हिमालयन रीजन, यानी जो दूसरे राज्य हैं और यूटीज हैं उनको छोड़ के, और उत्तर पूर्वी जो राज्य हैं या पहाड़ी क्षेत्र हैं उनमें ये योजना संचालित होती है। पहले एक नेशनल बैम्बू मिशन भी हमारे यहाँ होता था, वो भी अब पूरे देश में सभी जगह यूटीज और जो राज्य हैं उनमें संचालित की जाती है। ऐसे ही हमारा नेशनल हॉर्टिकल्चर बोर्ड था, जिसे राष्ट्रीय बागवानी बोर्ड कहते हैं, और कोकोनट डेवलपमेंट बोर्ड, ये भी पूरे देश में संचालित योजना है इसकी। खासकर नेशनल हॉर्टिकल्चर बोर्ड जो है वो कॉमर्शियल हॉर्टिकल्चर से संबंधित जो कार्यक्रम हैं उनको राष्ट्र भर में देखते हैं, यूटीज में भी देखते हैं। ऐसे ही कोकोनट डेवलपमेंट बोर्ड जो है, नारियल की खेती से संबंधित जो कार्यक्रम हैं वो सारा उस उप योजना के अंतर्गत आती हैं। और एक सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ हॉर्टिकल्चर जो नागालैंड में स्थित है, उत्तर पूर्वी राज्य के जो किसान हैं या बागवानी के जो ऑफिशियल्स हैं उनको प्रशिक्षण देने के लिए, कैपेसिटी बिल्डिंग के लिए कार्य करता है। तो इस तरीके से नेशनल हॉर्टिकल्चर मिशन को मिला के जो हमारा MIDH है, मिशन फॉर इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट ऑफ हॉर्टिकल्चर, उसकी 6 उप योजनाएं हैं जी, और सभी अपने अपने कार्य क्षेत्र में काम कर रही हैं। सभी की कॉमन गाइडलाइंस हैं जो जी, इसके बारे में आपसे विस्तार से जानेंगे। इन 6 योजनाओं का लाभ हमारे किसान किस तरह से उठा सकते हैं, इस पर विस्तृत चर्चा करेंगे हम डॉक्टर मीणा। लेकिन उससे पहले हम एक रिपोर्ट यहाँ पर हमारे दर्शकों को दिखा देते हैं। जी हाँ। मिशन के तहत फलों
फलों, सब्जियों, मशरूम, मसाले, फूल, सुगंधित पौधों, नारियल, काजू, कोको और बांस आदि का उत्पादन करना है। साथ ही इनसे बने उत्पादों का विकास करना और उपभोग को बढ़ावा देना। ये योजना पूर्वोत्तर और हिमालयी क्षेत्रों को छोड़कर देश के सभी राज्यों में लागू है। इस योजना के लिए कुल बजट का 85% केंद्र सरकार देती है, साथ ही 15% राज्य सरकार वहन करती है, जबकि पूर्वोत्तर और हिमालयी राज्यों का पूरा खर्च केंद्र सरकार अकेले वहन करती है। इसके तहत खेती को प्रोत्साहित करने के साथ साथ फसल कटाई और उसके संरक्षण के लिए भी अनुदान दिया जाता है। एकीकृत बागवानी विकास मिशन का किसानों को ज्यादा से ज्यादा लाभ मिल सके, इसके लिए किस क्षेत्र में कौन सी फसल बेहतर ढंग से ली जा सकती है, इसके संबंध में किसानों को जानकारी तो दी ही जाती है, साथ ही प्रशिक्षण भी दिया जाता है, जिससे किसान या बागवान कम से कम खर्च और सीमित संसाधन में बेहतर उपज ले सके। प्रशिक्षण के दौरान किसानों को प्रचलित फसलों से हटकर खेती करना सिखाया जाता है, जिसमें तकनीकी जानकारी के साथ साथ क्षेत्र विशेष के हिसाब से छोटी छोटी जानकारी दी जाती है। इस योजना के क्रियान्वयन के बाद से भारत में सब्जी और फलों के उत्पादन के साथ ही निर्यात का दायरा भी काफी बढ़ा है। तो देखिए, अभी आपने एक खास रिपोर्ट। आइए इसी के साथ हमारी चर्चा को हम आगे बढ़ाते हैं और हमारा जो अगला विषय है वो है खाद्य प्रसंस्करण में शैक्षिक योगदान। तो किस तरह से शिक्षा के माध्यम से भी हम खाद्य प्रसंस्करण की ओर बढ़ सकते हैं, इसमें शिक्षा प्राप्त कर सकते हैं, इसके बारे में आज हम चर्चा करने वाले हैं। हमारे साथ डॉक्टर सलूजा जुड़े हुए हैं। डॉक्टर सलूजा, हम इसके एकेडमिक्स के बारे में या शिक्षा के संदर्भ में हम बात करें, लेकिन उससे पहले मैं चाहूँगी कि आप हमारे सभी दर्शकों को अच्छे से समझा दें या फिर बता दें कि खाद्य प्रसंस्करण आखिर है क्या और इसका क्या महत्व है, क्यों हमारे किसानों को, हमारे युवाओं को इसकी ओर रुख करना चाहिए। हाँ, धन्यवाद अदिति जी, आपने बहुत अच्छा प्रश्न किया और लिंक भी बनाया। जैसे हमारे डॉक्टर मीना सर ने बताया कि हॉर्टिकल्चर में काफ़ी हम एम्फेसिस दे रहे हैं ताकि प्रोडक्शन बढ़े, लेकिन उसको सस्टेन करने के लिए फूड प्रोसेसिंग एक इम्पॉर्टेंट एरिया है। दोनों अतरंग जुड़े हुए हैं, क्योंकि जो भी फार्मर्स को जो भी राइट उनको पूरा जो मिलना चाहिए, पैसा या वैल्यू मिलनी चाहिए, फूड प्रोसेसिंग जितना बढ़ेगा और उतना ही उनको लाभ मिलेगा। तो फूड प्रोसेसिंग है क्या, आपने जैसे पूछा कि जो भी हमको प्रोड्यूस होता है, एग्रीकल्चर प्रोड्यूस, उसको हम कंज्यूमर के लिए उसको क्वालिटी और उसको उसके लाइफ बढ़ाते हुए और उसमें उसको जितना कन्वीनियंस हो वो प्रोसेसिंग करता है। जैसे कि आप लीजिए, अगर आपने आम लिया है, आम को जब हम साफ करके फार्म कंज्यूमर को दें ताकि वो अच्छी क्वालिटी का सेफ हो, तो वो एक है। या उसके प्रोडक्ट बना के, जूस बना के या कुछ भी जूस या जैम बना के, तो ये सब प्रोसेसिंग में आता है। अब हमारे हॉर्टिकल्चर में जो मेन प्रॉब्लम आ रहा है कि जितना प्रोड्यूस हो रहा है उसका 25 से 30% वेस्टेज होता है जी। हम सब जानते हैं कि फ्रूट और वेजिटेबल्स की बहुत इंपॉर्टेंट है। पर्टिकुलरली अभी कोविड के टाइम में हम सबको एम्फेसिस दिया जा रहा है कि हम इम्यूनिटी जो बढ़ानी है उसके लिए फ्रूट एंड वेजिटेबल्स लेने चाहिए। लेकिन इतना हम ग्रो करते हुए हम वर्ल्ड में नंबर 2 हैं फ्रूट एंड वेजिटेबल में, लेकिन 25 से 30% नुकसान हो जाता है और उसके कारण जो कंज्यूमर्स को भी ठीक तरह से नहीं मिल पाता और फार्मर्स को भी कई बार पूरा उनको पैसे नहीं मिलते हैं उसके लिए। तो ये जो प्रोसेसिंग है ये उसको स्टेबलाइज करता है। तो हम कह सकते हैं यहाँ पर डॉक्टर सलूजा की बागवानी के क्षेत्र में तो हम तरक्की कर रहे हैं, हमारे किसान कड़ी मेहनत कर रहे हैं, लेकिन किन्हीं कारणों के चलते नुकसान ज़रूर फसल को उठाना पड़ता है, चाहे वो भंडारण के क्षेत्र में हो या फिर हम कहें कि यातायात के समय नुकसान हो जाता है। तो कई कारण हैं जिसके चलते नुकसान हो जाता है फसल में। ऐसे में अगर हम उसकी कोई उत्पाद तैयार कर लें, फिर बिकवाली करें, तो ये ना केवल हमारे जो उपभोक्ता हैं उनके लिए अच्छा रहेगा, बल्कि हमारे किसानों के लिए भी काफ़ी अच्छा साबित हो सकता
सकता है, उन्हें नुकसान की भरपाई हो सकती है, नुकसान से वो बच सकते हैं। किस तरह से खाद्य प्रसंस्करण की ओर हमारे किसान बढ़ सकते हैं, हमारे युवा रुक कर सकते हैं, इसके बारे में डॉक्टर सलूजा विस्तार से आपसे जानकारी लेंगे। लेकिन उससे पहले आइए एक रिपोर्ट यहाँ देख लेते हैं। कृषि में उन्नति के लिए देश का युवा नित नए शोध में लगा हुआ है। उन्नत किस्मों, बीजों, उर्वरक के साथ साथ खाद्य उत्पाद को लंबे समय तक कैसे सुरक्षित रखा जा सके, इस पर अपनी सेवाएं दे रहा है। देश के कई कृषि विश्वविद्यालय और संस्थान अपनी सेवाएं देकर इस ओर नए मुकाम गढ़ रहे हैं। छात्र खाद्य प्रौद्योगिकी एवं प्रबंधन में एमटेक व पीएचडी जैसी डिग्री ले रहे हैं, जिसके तहत खाद्य प्रसंस्करण के विभिन्न तरीकों में कौशल का विकास करना सिखाया जाता है। साथ ही उत्पादों की उचित पैकेजिंग और लेबलिंग के महत्व को समझाया जाता है। वर्तमान में 99 भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान और 66 कृषि विश्वविद्यालय हैं, जिसमें शिक्षा ले रहे युवा एक उन्नतशील देश को रूप देने में लगे हुए हैं। इन्हीं प्रयासों का नतीजा है कि अब खेती सिर्फ आजीविका का साधन मात्र नहीं है, बल्कि देश के विकास में अहम भूमिका भी निभा रही है। इसे और सशक्त बनाने के लिए सरकार ने आत्मनिर्भर भारत अभियान के तहत सूक्ष्म खाद्य प्रसंस्करण इकाइयों के लिए 10,000 करोड़ रुपए की योजना का ऐलान किया है। इस योजना से उत्पाद को लोकल के लिए वोकल और लोकल से ग्लोबल के लिए प्रमोट किया जाएगा। साथ ही इस योजना का लाभ माइक्रो फूड एंटरप्राइजेस, फार्मर प्रोड्यूसर्स ऑर्गेनाइजेशन, सेल्फ हेल्प ग्रुप और कोऑपरेटिव को मिलेगा, जिसके तहत किसान या कृषि से जुड़े अलग अलग राज्यों के छोटे किसानों को भी लाभ मिलेगा। इसकी सबसे अच्छी बात यह है कि इन इकाइयों से जुड़े लाखों लोगों को रोजगार के अवसर मिलेंगे, जिससे आय के साधन भी बढ़ेंगे और आत्मनिर्भर भारत का सपना सच होने में किए गए सकारात्मक प्रयास सफल होंगे। तो देश में बदलाव लाना है, देश को आत्मनिर्भर बनाना है, इसके लिए काफ़ी ज़रूरी है कि हम सब कृषि के क्षेत्र में भी बदलाव लाएं, अपनी कार्यप्रणाली में भी कुछ बदलाव यहाँ पर ज़रूर करें। केवल उत्पादन तक ही सीमित ना रहें, बल्कि प्रसंस्करण की ओर भी अपने कदम यहाँ पर बढ़ाना बेहद ज़रूरी हो गया है। हम भी प्रसंस्करण की ओर बढ़ेंगे, लेकिन उससे पहले यहाँ पर मैं डॉक्टर मीणा का रुख करना चाहूँगी। आपने जिक्र किया समन्वित बागवानी विकास मिशन के बारे में, तो इस मिशन के बारे में आपने बताया कि अलग अलग योजनाओं का समावेश इस मिशन में है, तो किस तरह से हमारे किसानों को लाभ मिल सकता है और बागवानी के क्षेत्र में बदलाव ला सकती है ये योजना? जी हाँ, बिल्कुल, क्योंकि बागवानी एक बहुत ही बृहद यानी बहुत बड़ा विषय है जी। इसमें आप फलों की खेती, सब्जियों की खेती, फूलों की खेती, इसके अलावा जड़ और कंद वाली जो फसलें हैं, मसाला और सुगंधी वाली फसलें हैं, कोकोनट, मतलब बहुत सारे इसमें वो हैं क्रॉप। इनके अलावा कटाई उपरांत प्रौद्योगिकी, जो फल सब्जियां आप उसको काटने के बाद किस तरीके से उसको ट्रांसपोर्ट करें, ग्रेडिंग करें, पैकेजिंग करें, तो उसके लिए भी बहुत अच्छी योजना में काफ़ी अच्छे प्रावधान है। मशरूम की खेती, मधुमक्खी पालन और छोटे स्तर पर प्रोसेसिंग वगैरह। और सबसे बड़ी बात है किसानों को प्रशिक्षित करना, कैपेसिटी बिल्डिंग। तो किस तरह से किसान प्रशिक्षण प्राप्त कर सकते हैं इन योजनाओं का लाभ उठाते हुए? जी हाँ, क्योंकि बागवानी एक काफ़ी तकनीकी विषय है, इसमें प्रशिक्षण की ज़रूरत होती है। अगर हम लाइन से हटके, परंपरागत खेती से हटके कुछ करते हैं तो, और प्रशिक्षण के लिए किसानों के लिए अगर हम चर्चा करते हैं तो एक तो कृषि विज्ञान केंद्रों का जाल पूरे देश भर में है जी। उनके माध्यम से प्रशिक्षण दिलाया जाता है। राज्यों में जो कृषि विश्वविद्यालय हैं वो भी बड़ी संख्या में हमारे देश में मौजूद हैं, कृषि विश्वविद्यालयों में भी प्रशिक्षण दिलाया जाता है। और भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद के संस्थान वो भी प्रशिक्षण आयोजित करते हैं समय समय पर। तो ये जो MIDH योजना है, इसके तहत प्रावधान है
किसानों को मुफ्त में प्रशिक्षण दिलाना, जी। उनकी रुचि के हिसाब से प्रशिक्षण दिलाना, क्या कोई जिसकी खेती वो करना चाहते जी हैं, हाँ। जिस दिशा में वो बढ़ना चाहते हैं, उनका प्रशिक्षण उन्हें मिल सके निःशुल्क। जी हाँ, जी हाँ, जी। निःशुल्क प्रशिक्षण, हाँ। जिससे वो कार्य में उनको कुशलता का वो हो और कम से कम क्षेत्रफल से ज़्यादा वो रिटर्न ले सकें, आमदनी ले सकें, क्योंकि परंपरागत फसलों में उतनी बचत नहीं है जितनी बागवानी बागवानी के फसलों में व्यवसाय में है। और एक आजकल आपने सुना होगा मॉडर्न हॉर्टिकल्चर या हाईटेक हॉर्टिकल्चर, तो आजकल इस तरीके के स्ट्रक्चर जैसे हम कहते हैं ग्लास हाउस, पॉली हाउस, लो टनल टेक्नोलॉजी, जी। ये संरक्षित जो रचनाएं हैं या प्रोटेक्टेड जो स्ट्रक्चर्स हैं, इनके अंतर्गत विपरीत परिस्थितियों में भी हम बहुत उत्तम क्वालिटी के फल, सब्जी, फूल काफी अच्छी तादाद में पैदा कर सकते हैं। लेकिन विपरीत उसके लिए प्रशिक्षण होना बहुत उसके लिए जरूरी है। प्रशिक्षण- पहले जानकारी होगी, जी। तभी आगे चलकर वो बागवानी के क्षेत्र में कुछ अलग कर पाएंगे। और जैसे हमारे विशेषज्ञ ने जानकारी दी कि अब समय की कोई बाध्यता नहीं है। अगर हम इन संरक्षित संरचनाओं का इस्तेमाल करेंगे पूर्ण जानकारी हासिल करने के बाद, तो साल भर हम फल है, सब्जी है, फूल है, इनकी खेती कर सकते हैं और अच्छी आमदनी भी अर्जित कर सकते हैं। क्योंकि बेमौसम अगर हम फल सब्जियां बाजार तक पहुंचाएंगे तो उसके अच्छे दाम ही हमारे किसानों को मिलेंगे और ऐसे ही हमारे किसानों को लाभ मिल सके अन्य योजनाओं के जरिए। यही हमारी सरकार का भी लक्ष्य है और प्रयास भी है और हमारी कोशिश है कि इन तमाम योजनाओं की जानकारी हम आप तक पहुंचा सके। इस सिलसिले को जारी रखेंगे, लेकिन फिलहाल रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। आप कहीं मत जाइए, देखते रहिए हमारा लाइव फोन इन कार्यक्रम हेलो किसान और बने रहिए दूरदर्शन किसान पर। आप कहीं मत जाइए। अरे भाई सुना नहीं क्या, केसीसी ने किसानों का जिंदगी बदल दिया है। देश के छोटे किसान 1,60,000 रुपए तक का कर्ज बिना किसी गारंटी को ले पाएंगे। ब्याज खोरों से भी पीछा छुटा। मैं तो जैविक खेती का पूरा सामान मंगा लिया, केसीसी का भी कोई दबाव नहीं है। ब्याज चुकाने के लिए पूरा 1 साल मिलता है। समय पर भुगतान करने पर केवल 4% के सालाना ब्याज पे लोन मिल गया मुझे। अपना आधार कार्ड, लेटेस्ट फोटो और जमीन के कागजात लेके अप्लाई करो बस। और नामांकन भरने के लिए जेब भी ढीली नहीं करनी पड़ी। चाचा, उधार चुकाने के 24 घंटे के बाद उतने ही पैसे वापस निकाल सकते हैं। केसीसी ने किसानों की जिंदगी वाकई बदल दी है। तो आप भी किसान क्रेडिट कार्ड अपनाएं और सहजता से ऋण पाएं। ब्रेक के बाद आप सभी का फिर से स्वागत है हमारे लाइव फोन इन कार्यक्रम हेलो किसान में। आज हम चर्चा कर रहे हैं बागवानी की योजनाओं और खाद्य प्रसंस्करण में शैक्षिक योगदान की। और आपके पास कोई भी सवाल है तो आप हमारे टोल फ्री नंबर पर कॉल कर सकते हैं, अपने सवाल हमसे पूछ सकते हैं, जिनके जवाब हमारे विशेषज्ञ आप तक जरूर पहुंचाएंगे। और आपको बता दें इस वक्त भी एक कॉलर हमारे साथ जुड़े हुए हैं, आइए जान लेते हैं क्या है उनका सवाल। राजस्थान के सीकर से हमें द्वारका प्रसाद जी ने कॉल किया है। हेलो, हाँ जी, नमस्कार, स्वागत आपका कार्यक्रम में। क्या है आपका सवाल? मैडम, मैंने अपने बगीचे में 2009 में जामुन के पेड़ लगाए थे जी। तो उसमें जामुन के पेड़ लगाए थे और उसमें जो है वो एक बार तो फल आए, अब फल नहीं आ रहे हैं उसमें। जी, 2009 में लगाए थे और उसके बाद अब फल नहीं आ पा रहे हैं, तो क्या कुछ सलाह देंगे आप डॉक्टर मीना? एक बार आया था, उसके बाद में उसमें थोड़ी सी कटिंग कर दी थी। फिर उसके बाद में ये एक भी आज तक जो है 2-3 साल से कोई फल नहीं आ रहा, क्या करूं मैं, कैसे? जी बिल्कुल, अभी बताते हैं हमारे विशेषज्ञ आपको बताएं। जो जामुन में आपके कई कारण हो सकते हैं फल नहीं आने के, तो लेकिन क्योंकि आप बता रहे हैं एक बार फल आए और उसके बाद कुछ आपने कटाई की, कटिंग की, उसके बाद में नहीं आ रहे हैं, तो एक संस्थान है हमारा बीकानेर में, राजस्थान में, शुष्क बागवानी अनुसंधान संस्थान, उसमें आप संपर्क करें क्योंकि वो जामुन पर काफ़ी कार्य कर रहे हैं। उनका बड़ोदरा गुजरात में एक सेंटर है, वहाँ से जामुन की कुछ किस्में भी निकाली हैं बहुत अच्छी, जो बड़े बड़े अच्छे मोटे जामुन आते हैं, उसके पौधे भी उधर से उपलब्ध होते हैं। और अपनी समस्या को बताते हुए
आप उनसे सलाह लें कि ऐसे एक बार फल आया, कटाई के बाद फल नहीं आ रहा है, कैसे उसमें सुधार किया जाए, तो वो आपको इसकी तकनीकी सलाह देंगे जी। और जिससे आप निरंतर रूप से फल ले पाएंगे। और दूसरी बात है, आप हो सकता है आपको पोषक तत्वों की उसमें कमी हो, तो आप जो कम से कम देसी खाद, गुड़ाई वगैरह, पानी की जो सिंचाई की व्यवस्था है वो भी ठीक से करें, तो हो सकता है आपको उसमें फल मिले। लेकिन सबसे बेहतर होगा आप जो शुष्क बागवानी का रिसर्च सेंटर है बीकानेर में जो स्थित है, उनसे संपर्क करें। वहां पर आप संपर्क कर सकते हैं। एक बार पूर्ण आप जानकारी उनको दीजिए और वहां से आपको जरूर समाधान मिल पाएगा। रुक कर लेते हैं यहाँ पर डॉक्टर सलूजा का। डॉक्टर सलूजा, आपने बताया खाद्य प्रसंस्करण करना बहुत अच्छा है हमारे किसानों के लिए, और हमारे युवा भी अगर इस ओर अपने कदम बढ़ाते हैं तो काफी अच्छा रोजगार भी उनको मिल सकता है, व्यवसाय भी वो कर सकते हैं। ऐसे में जानना चाहेंगे, अभी के समय की बात करें तो खाद्य प्रसंस्करण किस स्तर पर हमारे देश में किया जा रहा है? देखिए, जो फूड प्रोसेसिंग है ये एक प्रायोरिटी एरिया है गवर्नमेंट का, और इसको हम बोलते हैं सनराइज इंडस्ट्री है, क्योंकि इसमें काफी स्कोप है, इसमें एम्प्लॉयमेंट पोटेंशियल भी है और इसका ग्रोथ रेट भी ज्यादा है। और इसको एक स्ट्रेटजी पॉइंट बनाया गया है फार्मर्स की इनकम डबल करने के लिए, जो हमारे प्रधानमंत्री जी का जो मुख्य उद्देश्य है कि 2022 तक हम इनकम डबल करें। तो एक जो स्ट्रैटेजी है वो फूड प्रोसेसिंग के लिए भी रखा गया है। जैसे डॉक्टर मीना सर ने बताया कि पोस्ट हार्वेस्ट मैनेजमेंट भी इंपॉर्टेंट है और साथ साथ में फूड प्रोसेसिंग भी बहुत जुड़ा हुआ पॉइंट है। तो इसके लिए उन्होंने इसमें ग्रोथ फैक्टर भी हाई है और प्रॉफिट सेक्टर भी बहुत हाई है और एम्प्लॉयमेंट पोटेंशियल बहुत ज्यादा है। अभी आप इसको देखेंगे, फूड प्रोसेसिंग जैसे आपने पूछा, हमारी कंट्री में ये एक तरह से छोटा बेबी है। इट इज ए ग्रोइंग सेक्टर रहा है और गवर्नमेंट भी काफी इसको इनकरेज कर रहा है पिछले 5-6 साल से। और अभी भी जब प्राइम मिनिस्टर सर ने अभी जो अनाउंस किया है 1 लाख करोड़ रुपए जो दिया है एग्रीकल्चर इंफ्रास्ट्रक्चर फंड पे, उसमें मेन फोकस पोस्ट हार्वेस्ट मैनेजमेंट, एग्रो क्लस्टरिंग और सब फूड प्रोसेसिंग से रिलेटेड एक्टिविटीज को ही स्ट्रेंथनिंग करने के लिए दिया गया है। इस सेक्टर में हमारा अगर देखें, इस सेक्टर का जो स्कोप है, इसमें 45% जो है अनऑर्गेनाइज सेक्टर है, जो ऑर्गेनाइज सेक्टर है 25% है, और जो हमारे जो प्रोसेसिंग लेवल है काफी कम है। 8% से 9% ही हम प्रोसेसिंग करते हैं, जबकि आप किसी भी डेवलप कंट्री में देखें वहां 80% है, 90% है। गवर्नमेंट ने कई, जैसे मिनिस्ट्री ऑफ फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री ने इनके जैसे हॉर्टिकल्चर की स्कीम्स है वैसे ही स्कीम्स शुरू कर रखी हैं, जैसे मेगा फूड पार्क्स, एग्रो क्लस्टरिंग बनाना, कोल्ड चेन बनाना, अगर आपका प्रोसेसिंग फैसिलिटीज है उसको इम्प्रूव करना। तो जैसा बता रहे हैं कि सेल्फ एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज भी हैं और जहां वेज एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज है, सब टाइप की उनको चॉइसेस मिल सकती हैं। और एक सर्वे हुआ है जिसके हिसाब से कि 9 मिलियन जॉब्स 2024 तक होने चाहिए हमारे पास, और अभी जो ऑर्गेनाइज सेक्टर में हमारे पास काफी कम लोग हैं, जितने भी लोग हैं। तो आगे चलकर हम कह सकते हैं कि रोजगार के कई नए अवसर यहाँ पर मिल सकते हैं अगर प्रसंस्करण के क्षेत्र में लोग आगे बढ़ते हैं। तो किस तरह से बढ़ा जा सकता है इसके बारे में आपसे जानेंगे, लेकिन एक कॉलर हमारे साथ यहाँ पर जुड़ गए हैं, उनका सवाल शामिल कर लेते हैं। झारखंड से हमें राकेश कुमार जी ने कॉल किया है, आइए जान ले क्या है इनका सवाल। हेलो जी, नमस्कार राकेश जी, स्वागत है आपका कार्यक्रम में। क्या सवाल है आपका? जी मैम, आम का पेड़ लगाए हैं, 5 साल हो गया मैम, 5 आम का पेड़ लगाए हैं। ये मतलब ना फल दे रहा है ना फूल दे रहा है मैम। तीसरा साल में फल दिया था, वो आम का पत्ता भी नहीं देता है, उसमें मतलब गोल गोल उसमें हो जाता है, आम का पत्ता सूख जाता है मैम। उसमें ना फल लग रहा है ना पत्ता भी नहीं आता है, खुद से खड़ा नहीं हो पा रहा है आम का पेड़। जी डॉक्टर मीणा, कुछ सलाह? मैं बताना चाहूँगा किसान भाइयों को, वैसे तो हमने आज का ये जो कार्यक्रम रखा है बागवानी विकास की योजनाओं के बारे में रखा है जी, लेकिन दूसरे टेक्निकल सवाल हैं। आम की जो आप बागवानी की बात कर रहे हैं, मैं कोई भी सामान्य बागवानी जो किसान करना चाहें उसके लिए जो जनरल बात है, खासकर आप उन्नत जाति के विश्वसनीय जगह से पौधे खरीदो। फल विशेष के लिए जो दूरी तय की है भाई, आप 5 मीटर या 6 मीटर की दूरी पे पौधे से पौधे, लाइन से लाइन वहाँ पर लगाएं। जब भी पौधे लगाएं गड्ढा खोद के कम से कम 2-2.5 फीट गहरा और उतना ही चौड़ा
और उसमें अच्छे से खाद मिट्टी का मिश्रण डाल के, ये उसका रख रखाव है। और शुरुआती दिनों में आप पानी का प्रबंधन ये अगर ठीक से करेंगे, मतलब उसका भरण पोषण अच्छे से होगा, पौधे का विकास भी होगा और उसमें फल भी लगेंगे। कई बार क्या होता है, हम उन्नत जाति का जो पौधा लेते हैं ग्राफ्टेड, उसमें आप केयर शुरू में नहीं करते तो जो ग्राफ्टेड पोर्शन है ऊपर का वो मर जाता है जी। और आपका पौधा हो जाता है जंगली, वो बढ़ता रहता है, तो निश्चित तौर पर फिर उसमें 10 साल तक फल नहीं आएगा। अगर आपका ग्राफ्टेड पौधा रहेगा, उन्नत पौधा रहेगा, ठीक से देखभाल होगी, तो आपको दूसरे तीसरे साल से अच्छा फल मिलना चालू हो जाएगा जी। तो ये छोटी छोटी बातें हैं लेकिन बहुत ही महत्वपूर्ण है। और जैसे मैं बता रहा था, किसान भाइयों को राज्यों के बागवानी विभाग प्रशिक्षण की व्यवस्था करते हैं। आप कोई भी बागवानी बड़े स्तर पर करने से पहले उसके बारे में संपूर्ण जानकारी ले लें, प्रशिक्षण ले लें जो मुफ्त में मिलता है, जिससे कोई भी छोटी मोटी समस्या आए उससे निपट सकें। और क्यों कभी आपने पौधे लगा रखे हैं तो आप अपने निकटतम बागवानी अधिकारी से संपर्क करें, अपने पौधों को दिखाएं, तो वो देख के बता पाएंगे उसमें कोई बीमारी है या किस तरीके की समस्या है, उसका समाधान होगा। क्योंकि देखे बिना यहाँ से हम सलाह इसके बारे में अच्छे से नहीं दे पाएंगे। आप निकटतम जो भी बागवानी अधिकारी हैं उनको दिखा लीजिए और वो देखने के बाद ही उपचार बता पाएंगे। इसके साथ आइए बढ़ते हैं आगे। एक और कॉलर हमारे साथ जुड़ गए हैं, उनका सवाल जान लेते हैं। हेलो हेलो हेलो, नमस्कार, स्वागत आपका कार्यक्रम में। क्या सवाल है आपका? मैं ये जानना चाहता हूँ MIDH के बारे में जो बात अभी आप कर रहे हैं, इसके एक तो डिटेल्स मिल जाएं, और जो लोग खेती बाड़ी से नहीं जुड़े हुए हैं MIDH स्कीम के थ्रू उनको क्या क्या सपोर्ट यहाँ से मिल सकता है? जी डॉक्टर मीणा। MIDH के तहत कई तरह की योजनाएं हैं उसमें, जैसे मैं बता रहा था। और सबसे बड़ी जो युवा हैं आजकल, जो बेरोजगारी है उसके लिए है, एक तो पौधशाला प्रबंधन है, जैसे मशरूम की खेती है, मधुमक्खी पालन है और प्रोसेसिंग। सलूजा साहब प्रशिक्षण की बात कर रहे थे, प्रोसेसिंग सेक्टर में शिक्षा की बात कर रहे थे। आप कहीं से ट्रेनिंग लेके छोटे स्तर पर मतलब प्रोसेसिंग भी कर सकते हैं, जिसमें जैम, जेली, अचार, चटनी, मुरब्बा होम स्केल पर बना सकते हैं, या समूह बना करके प्रशिक्षण लेकर के उसको व्यावसायिक तौर पर आप अपना सकते हैं। और जो हमारी एक दूसरी मिनिस्ट्री है, फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्रीज, खाद्य प्रसंस्करण मंत्रालय, वो भी बड़े स्तर पर फंडिंग सपोर्ट देता है प्रशिक्षित किसानों को, युवाओं को, और जो भी इस क्षेत्र में रुचि रखना चाहें, महिलाओं के समूह को। तो कहने का मतलब, अगर आप इनकम जनरेशन के लिए करना चाहें, पौधशाला प्रबंधन भी बहुत अच्छा व्यवसाय है। आप उन्नत जाति के पौधे, बीज तैयार करिए, राज्य सरकारें ही खरीद लेती हैं उनको, और आगे फिर किसान जो आपके मित्र हैं उन्हीं में वितरित कर देती है सरकार। तो जैसे ये हमारे कॉलर दिल्ली से बात कर रहे थे, तो जाहिर तौर पर इन्होंने जिक्र किया कि खेती बाड़ी से जो नहीं जुड़े हुए हैं वो क्या कर सकते हैं। प्रसंस्करण के बारे में आपने बताया, और क्या क्या इसमें प्रावधान है जो खेती किसानी से नहीं जुड़े हुए हैं उनके लिए? जी हाँ, बिल्कुल, खेती बाड़ी से जुड़े हुए नहीं है, मशरूम की खेती कर सकते हैं। बहुत जरूरी नहीं कि आपके पास जमीन हो, आप घर के कॉरिडोर में, घर के अगल बगल में छोटा हट बना के उसमें भी इसका कर सकते हैं, बरामदे में कर सकते हैं। मधुमक्खी पालन के लिए आपको जमीन की जरूरत नहीं है। आप जब, जैसे सरसों का सीजन आएगा, सर्दियों में काफी फ्लावर्स होते हैं, आप किसानों से बातचीत करके उनके खेतों की मेड़ पे अगर मधुमक्खी के बक्से रखते हैं, माइग्रेशन करते हैं, तो उससे क्या होता है, फसलों में परागण होगा, फसलों का उत्पादन भी बढ़ेगा, और आपको मधुमक्खी से जो शहद है और इसके कई सारे दूसरे उत्पाद हैं वो मिलेंगे। तो ये व्यावसायिक तौर पर इसको अपना सकते हैं। ऐसे ही मशरूम की खेती जैसे है, आप उसके फिर प्रोडक्ट भी बना सकते हैं, अच्छी आमदनी उससे कमा सकते हैं। और पौधशाला के लिए भी आप छोटी जगह कहीं किराए से भी ले सकते हैं, या घर के आसपास भी छोटी पौधशाला जिसमें आप फलदार पौधे हैं तैयार कर सकते हैं, सजावटी पौधों के पौधे तैयार कर सकते हैं। और शहरों में या आसपास के जो कस्बे हैं, बड़ी मांग होती है और काफ़ी अच्छी आमदनी इससे हो सकती है। जी, तो लोग इस योजना से कैसे जुड़ सकते हैं, कैसे इससे लाभ ले सकते हैं, हमारे विशेषज्ञ से जानेंगे। लेकिन यहाँ पर पहले मैं रुक करना चाहूँगी डॉक्टर सलूजा का। डॉक्टर सलूजा, आपसे जानना चाहेंगे, आप इग्नू से हैं और वहाँ पर खाद्य प्रसंस्करण को लेकर क्या क्या कार्यक्रम चलाए जा रहे हैं? अगर हमारे युवा हैं, हमारे किसान रुक करना चाहें
कोई पढ़ाई के लिए, शिक्षा के लिए इस क्षेत्र में? आदित्य जी, देखिए, हमारे इंदिरा गांधी नेशनल ओपन यूनिवर्सिटी में 5 कार्यक्रम चल रहे हैं। जैसे कि पहला है डिप्लोमा इन डेयरी टेक्नोलॉजी, दुग्ध के ऊपर में, और एक है डिप्लोमा इन वैल्यू एडेड प्रोडक्ट्स फ्रॉम फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स जी। तीसरा है डिप्लोमा इन मीट टेक्नोलॉजी, और एक है पीजी डिप्लोमा इन फूड सेफ्टी एंड क्वालिटी मैनेजमेंट जी। और इसी से रिलेटेड है ऑर्गेनिक फार्मिंग का सर्टिफिकेट इन ऑर्गेनिक फार्मिंग। ये सब चीजें जो है फूड प्रोसेसिंग से रिलेटेड कार्यक्रम है। मिनिस्ट्री ऑफ फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री ने ही इन कार्यक्रम को सपोर्ट किया है, जैसे डिप्लोमा इन डेयरी टेक्नोलॉजी, डिप्लोमा इन वैल्यू एडेड प्रोडक्ट्स फ्रॉम फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स, डिप्लोमा इन मीट टेक्नोलॉजी। और उनका मुख्य उद्देश्य जो टेक्नीशियन है या एंटरप्रेन्योर लेवल के तैयार करने के लिए है। जैसे डॉक्टर मीना सर ने बताया कि कोई भी जो दिल्ली में रहता है या कहीं पर है, तो वो ट्रेनिंग लेके छोटे कोर्स में 1 साल का डिप्लोमा है, और उसमें इनको रोज जाना भी नहीं पड़ता है, और उसमें ज्वाइन करके वो ट्रेनिंग ले सकते हैं, जैसे कि दूध के प्रोडक्ट बनाने के लिए, जैसे पनीर बनाना है, आइसक्रीम बनाना है, या चीज बनाना है। आजकल चीज के प्रोडक्ट्स, जो पिज्जा काफी पॉपुलर हो रहा है, तो इन सब की ट्रेनिंग ले सकते हैं। या दूध का प्रोडक्शन करके, और कैसे फ्लेवर्ड मिल्क है, दही के प्रोडक्ट्स हैं, तो इन सब का उनको ज्ञान लेके और वो अपना कार्य शुरू कर सकते हैं। वो जॉब में भी रहना चाहते हैं तो वो वेज एम्प्लॉयमेंट एज ए टेक्नीशियन लेवल उनको जॉब मिल जाएगा। क्योंकि जो हम बात कर रहे थे कि डेयरी सेक्टर को भी गवर्नमेंट काफी इंकरेज कर रहा है कि फार्मर्स इनकम डबल करने में इनका काफी रोल रहेगा। अभी जो हम इस समय नंबर 1 पे हैं मिल्क में, लेकिन जो प्रोसेसिंग लेवल है वो भी अनऑर्गेनाइज सेक्टर में 50% के करीब है। तो गवर्नमेंट चाहती है कि इसको ऑर्गेनाइज सेक्टर में इसका हम बढ़ाएं। तो जैसे जैसे ऑर्गेनाइज सेक्टर में बढ़ेगा तो लोगों को मिल्क प्लांट और बढ़ेंगे, और सेल्फ एम्प्लॉयमेंट और वेज एम्प्लॉयमेंट दोनों में अपॉर्चुनिटीज आएंगी, और ये अपना काम शुरू कर सकते हैं। क्लीन मिल्क प्रोडक्शन हो, या अच्छी जगह से दूध इकट्ठा करके शहरों में पहुंचाना। अब आप देखिए, कोविड-19 में दूध और जो प्रोसेस प्रोडक्ट्स थे उन्होंने ही सबको सेव किया जी। और ये सबसे अच्छी बात है कि हॉर्टिकल्चर और जो फ्रूट एंड वेजिटेबल जो प्रोसेसिंग है, इन सब ने ही पूरी हमारी कम्युनिटी को एक तरह से बचा के रखा। तो ये जो छोटे छोटे कार्यक्रम हैं, डिप्लोमा इन डेयरी टेक्नोलॉजी, डिप्लोमा इन वैल्यू एडेड प्रोडक्ट्स फ्रॉम फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स, और इसी से रिलेटेड आजकल जो इम्पोर्टेंट है, फूड सेफ्टी एक बहुत इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट हो गया है जी। तो पीजी डिप्लोमा इन फूड सेफ्टी एंड क्वालिटी मैनेजमेंट, जो मेरे किसान मित्र जो ग्रेजुएट हैं, बीएससी कर चुके हैं या बीएससी एग्रीकल्चर हैं, उनको आगे बढ़ना है तो वो पीजी डिप्लोमा इन फूड सेफ्टी एंड क्वालिटी मैनेजमेंट कर सकते हैं। और उससे फूड सेफ्टी, गवर्नमेंट फूड सेफ्टी ने कंपल्सरी कर रखा है कि हर एक फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री में जहां 25 वर्कर्स होंगे, वहां पर एक आदमी, ट्रेंड आदमी होना चाहिए जो उनको सुपरवाइज करेगा। तो फूड सेफ्टी में काफी लोगों की जरूरत है। तो जो शहर से जुड़े हुए हैं, जैसे जो एक साहब पूछ रहे थे, अगर उनके बच्चे ने बीएससी कर रखा है तो वो लोग फूड सेफ्टी में भी ज्वाइन करके और लैब्स खुलेंगी और उनमें काम कर सकते हैं। तो ये कार्यक्रम इसी तरह से एक्सपोर्ट पोटेंशियल में डिप्लोमा इन मीट टेक्नोलॉजी, हम काफी अपना मीट जो है एक्सपोर्ट करते हैं, तो उसमें भी डिप्लोमा इन मीट टेक्नोलॉजी भी कर सकते हैं। तो ये 1 से 21 साल के कार्यक्रम है जिसमें कि विद्यार्थी प्रशिक्षण लेके और अपना या खुद सेल्फ एम्प्लॉयमेंट कर सकता है या अच्छी टेक्नीशियन लेवल पे उसको जॉब मिल जाएगी। जी, तो इस क्षेत्र में भी अपार संभावनाएं हैं, लेकिन बात यही आ जाती है कि लोगों को जानकारी नहीं होती, जिसके चलते वो इस क्षेत्र की ओर अपने कदम नहीं बढ़ा पाते हैं। और हमारी यही कोशिश है हमारे कार्यक्रम के माध्यम से कि हम ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को इसके प्रति जागरूक कर सकें और लोग कृषि के क्षेत्र में आगे बढ़ने के लिए बिल्कुल तैयार हो सकें। और जब जानकारी होगी तो निश्चित तौर पर वो आगे बढ़ेंगे ही, और हमारे जो विशेषज्ञ हैं उनके सहायता से, उनकी मदद से सफलता भी जरूर हासिल करेंगे। और किस तरह से आगे बढ़ सकते हैं और इसके बारे में हम आपको जानकारी देंगे, लेकिन एक छोटे से ब्रेक के बाद आप कहीं मत जाइए, देखते रहिए हमारा लाइव फोन इन कार्यक्रम हेलो किसान और बने रहिए दूरदर्शन किसान पर।
ये क्या हो रहा है? काशवी, इतने कम मार्क्स? काशू, बेटा पढ़ा करो, पढ़ोगी नहीं तो आगे कैसे बढ़ोगी? मम्मा, मैं भी तो आपसे यही कहना चाहती हूँ, पढ़ा करो। आप पढ़ोगे नहीं तो आगे कैसे बढ़ोगे? मतलब? वो देखो। सिर्फ बैक पर छपा ऑर्गेनिक नहीं, ऑर्गेनिक का निशान पहचानिए। पीजीएस ऑर्गेनिक का ये लोगो उन किसानों की पहचान है जो आज भी परंपरागत विधि से रसायन मुक्त खेती कर आपके लिए शुद्ध फसल उपजा रहे हैं। अब समझे मम्मा, अगर मैं प्योर ऑर्गेनिक फूड नहीं खाऊंगी तो अच्छे मार्क्स कहाँ से लाऊंगी? अच्छा बच्चों, जैविक खेती की इस मुहिम को आगे बढ़ाइए, शुद्ध ऑर्गेनिक अपनाइए। अरे 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 क्या कर रहा है? इधर इधर इधर, हम बोल रहे हैं तेरे बीजू का। पुतला बोल रहा है? हाँ, पक्षियों से तो हम खेत को बचा लेते हैं, पर इन घातक रसायनों से कैसे बचाएं? मतलब? देख बेटा, तू जो ये अंधाधुंध रसायन मिलाता है ना, मिट्टी की सेहत बिगड़ने लगी है। और जब माटी ही कमजोर पड़ जाएगी तो उपज कैसे सेहतमंद होगी? हाँ? अरे पहले ऐसा नहीं था। पूछना अपने बड़े बुजुर्गों से, कैसे फसल लहलहाती थी, शुद्धता झलकती थी। हाँ, माटी भी तंदुरुस्त और लोग भी। पहली वाली बात कहाँ? पर अब तो सब यही डाले हैं। सब नहीं, आज भी लाखों जागरूक किसान परंपरागत विधि से फसल उगा रहे हैं। खर्चा कम और उपज की कीमत भी बेहतर पा रहे हैं। ठीक है भाई, मैं भी आज से जैविक खेती शुरू करूंगा। माटी से प्रेम की परंपरा है परंपरागत खेती। ब्रेक के बाद आप सभी का फिर से स्वागत है हमारे लाइव फोन इन कार्यक्रम हेलो किसान में। और आज हम बातचीत कर रहे हैं बागवानी की योजनाओं और खाद्य प्रसंस्करण में शैक्षिक योगदान की। और आपके पास कोई सवाल है तो टोल फ्री नंबर पर आप कॉल कर सकते हैं, अपने सवाल हमसे पूछ सकते हैं। और हम इसी के साथ अपनी चर्चा को आगे बढ़ाते हैं। डॉक्टर मीणा, MIDH की हम बात कर रहे हैं, तो हमारे जो हम किसान कहें या फिर अन्य लोग ही क्यों ना कहें जो इससे जुड़ना चाहते हैं, किस तरह से जुड़ सकते हैं, क्या प्रक्रिया है? जी बिल्कुल, किसान भाई बागवानी संबंधी जो योजनाएं हैं उनका लाभ लेने के लिए उनको कुछ ज़्यादा नहीं करना, अपने निकटतम बागवानी अधिकारी को संपर्क करें और किस चीज़ में उनकी रुचि है उसी के हिसाब से आपको सरकारी सहायता भी मिलेगी, योजनाओं के तहत प्रशिक्षण भी मिलेगा। और पौधे, खासकर बीज और पौधों की बात होती है बागवानी में, अच्छी गुणवत्ता के पौधे। माफ कीजिएगा, यहाँ पर आपको रोक रही हूँ, एक कॉलर जुड़ गए हैं, पहले मैं उनका सवाल यहाँ शामिल कर लेती हूँ, फिर आपसे विस्तार से मैं यहाँ पर जानकारी जरूर लूंगी इस योजना के संदर्भ में। इस वक्त हमारे साथ मध्य प्रदेश से रामफल यादव जी जुड़ गए हैं फोन लाइन पर। आइए जान लेते हैं क्या है उनका सवाल। हेलो। हाँ जी सर, नमस्कार जी मैम। जी नमस्कार, स्वागत आपका कार्यक्रम में। क्या सवाल है आपका? जी सर, हमें पपीते का नया बाग लगाना, तो हमारे इस एरिया में कौन सा वैरायटी लगेगी और कौन से मौसम में लगाते हैं, कितनी कितनी दूरी पर लगता है, ये जानकारी चाहिए। पपीते की खेती आप करना चाहते हैं, और तो क्या इस योजना के अंतर्गत इसका भी पूरा लाभ मिलता ही होगा? बागवानी फसल है ये, तो किस तरह से ले सकते हैं? बिल्कुल, पपीते की खेती आप कर सकते हैं आसानी से, कोई दिक्कत नहीं है। और सबसे पहले आपको चाहिए कि आपके जो बागवानी अधिकारी हैं नजदीक वाले, उनको संपर्क करें। पपीते की ढेर सारी किस्में देश में मौजूद हैं, मध्य प्रदेश में भी हैं। और आजकल एक ताइवान की किस्में जो काफी चर्चित है, रेड लेडी के नाम से, बहुत अच्छी है, नर मादा का भी उसमें झंझट नहीं है, वो पौधे ले सकते हैं, अच्छी विश्वसनीय पौधशाला से, और उसका उत्पादन बहुत अच्छा होता है। पूसा संस्थान की विकसित की हुई कई सारी किस्में हैं जी। और कोयम्बटूर विश्वविद्यालय जो तमिलनाडु में है, वहां से भी पपीते की ढेर सारी किस्में निकली हुई हैं। आपको सिर्फ चाहिए अपने बागवानी अधिकारी को संपर्क कर लें, तो आपके क्षेत्र में उन जो उन्नत किस्म हैं उनके पौधे कहाँ से आपको मिलेंगे और उनकी सलाह से आप लगा सकते हैं, अच्छी आमदनी प्राप्त कर सकते हैं। पपीता क्योंकि सीजनल है, कोई ज़्यादा दिक्कत उसमें नहीं होती है, आप को जल्दी ही पैदावार ही उसकी चालू हो जाती है मिलना, और बाज़ार में भी अच्छे दाम मिलते हैं। तो बागवानी अधिकारियों को संपर्क करें। योजना के तहत अगर प्रोजेक्ट बना करके आप ये काम करेंगे तो आपको योजना के तहत जो अनुदान है, जो सुविधाएं हैं, सहूलियत हैं, उसका भी लाभ मिलेगा।
तो किस तरह से, जैसे ये शुरुआत ही करना चाहते हैं, बागवानी तो अधिकारी एक्चुअल में बागवानी अधिकारी के पास जाकर ये इन्हें क्या करना चाहिए, क्या इनको सलाह देंगे? कितने क्षेत्र में क्या फलदार पौधे लगाने में रुचि रखते हैं, तो वो आपको किस्मों के बारे में भी बताएंगे। उस क्षेत्र में कहाँ पर उनके उन्नत पौधे मिल सकते हैं उसकी जानकारी देंगे, और उनको विश्वास में लेकर अगर लगाते हैं पौधे तो आपको योजना का लाभ मिलेगा। पौधे भी वो उपलब्ध करा देंगे, कितनी दूरी पे कैसे लगाने ये भी सलाह इनको मिलेगी, प्रशिक्षण मिलेगा। तो कहने का मतलब जो योजना है बागवानी विकास की उसका लाभ ये ले सकते हैं। अगर सीधे तौर पर बिना किसी से संपर्क किए खेती करेंगे तो उसमें बागवानी विकास की योजना का लाभ इनको नहीं मिल पाएगा। तो देखिए रामफल यादव जी ये सही कह रहे हैं हमारे विशेषज्ञ कि आप, अच्छी बात है पपीते की खेती की शुरुआत करना चाहते हैं, आप बढ़ सकते हैं इसकी ओर, लेकिन अगर आप बागवानी योजना के अंतर्गत इसकी शुरुआत करेंगे तो काफ़ी स्तर पर आपको मदद मिल पाएगी, प्रशिक्षण मिल पाएगा, आपको पौध मिल जाएगी, और साथ ही साथ समय समय पर जो आपको सलाह मशवरा है वो भी मिल जाएगा और अनुदान भी आपको मिलेगा। और ऐसे में आप जो नज़दीकी आपके बागवानी अधिकारी हैं उनका संपर्क करिए और आप विस्तार से उनसे जानकारी लेकर इसकी शुरुआत कर सकते हैं। इसके साथ हम बढ़ते हैं आगे। एक और कॉलर हमारे साथ जुड़ गए हैं नागपुर से, आइए उनका सवाल जान लेते हैं। हेलो हेलो, नमस्कार विशाल जी, स्वागत है आपका कार्यक्रम में। क्या सवाल है आपका? हाँ जी, सवाल है मेरा, मशरूम का जो प्रशिक्षण है ना कहाँ से लिया जाएगा बोला था। मशरूम का प्रशिक्षण लेना चाहते हैं आप? हाँ सर। मशरूम की खेती करना चाहते हैं आप? हाँ, खेती करना चाहते हैं जी। क्या कहेंगे डॉक्टर मीना? मशरूम का प्रशिक्षण वैसे तो कृषि विज्ञान केंद्र में सभी जगह देते हैं जी। विशेषज्ञ, और बागवानी के अधिकारी जो हैं आपके उनको भी आप संपर्क कर सकते हैं। और आपको बहुत पारंगत होना है मशरूम की खेती में तो सोलन में एक भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद है, इसका संस्थान है, मशरूम की खेती पर ही है और वो विस्तृत जानकारी पूरा प्रशिक्षण देते हैं। तो वहाँ पर भी संपर्क करके आप सोलन में जो मशरूम अनुसंधान केंद्र है वहाँ से भी प्रशिक्षण ले सकते हैं। लेकिन आपको इतनी दूर आने की जरूरत नहीं है, आप अपने निकटतम कृषि विज्ञान केंद्र में संपर्क करें और कृषि विश्वविद्यालय जो है आपके आसपास उसमें भी संपर्क कर सकते हैं। तो सभी जगह मशरूम की खेती, मधुमक्खी पालन, प्रोसेसिंग, सब तरीके के ये प्रशिक्षण मुफ्त में किसान भाइयों को दिए जाते हैं। तो निकटतम जो भी कृषि विज्ञान केंद्र हैं आपके, कृषि विश्वविद्यालय हैं, आप वहाँ का संपर्क कर सकते हैं। वहाँ पर जाइए और आपको इसके बारे में, प्रशिक्षण के बारे में जानकारी दे दी जाएगी। और जैसे हमारे विशेषज्ञ ने कहा, सोलन का भी आप रुख कर सकते हैं, वहाँ पर भी मशरूम अनुसंधान संस्थान है, वहाँ पर तो आपको और अच्छे तरह से जानकारी मिल ही जाएगी। आइए इसी के साथ बढ़ते हैं आगे। डॉक्टर सलूजा आप काफ़ी देर से हमारे साथ बने हुए हैं, इंतज़ार कर रहे हैं कि कब हम उनका रुख करें। तो डॉक्टर सलूजा अब मैं आपके पास आना चाहूंगी। आपने कई जो कोर्सेज हैं उनके बारे में जानकारी दी। सबसे पहले आपने बताया था डेयरी टेक्नोलॉजी के बारे में। तो अगर लोग इससे जुड़ना चाहते हैं तो क्या इसकी फीस होगी, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है, इसके बारे में आप क्या कहेंगे? हाँ, धन्यवाद अदिति जी। डिप्लोमा इन डेयरी टेक्नोलॉजी जो प्रोग्राम है, कार्यक्रम, ये 1 साल का कार्यक्रम है और इसके लिए कोई भी 10+2 विद्यार्थी एडमिशन ले सकता है। उसको चाहिए नहीं कि साइंस होना चाहिए, आर्ट, साइंस, ह्यूमैनिटीज किसी में भी पास किया हो तो वो ले सकता है। और इसका जो फीस है वो 15,500 रुपये है और 1 साल का कार्यक्रम है। इसमें 8 कोर्सेज पढ़ाए जाते हैं, जिसमें कि दूध के बारे में पहला बताया जाता है, फिर इक्विपमेंट कौन कौन से लगते हैं किसी भी प्रोसेसिंग प्लांट में, कैसे इक्विपमेंट होने चाहिए, फिर मिल्क एंड मिल्क प्रोडक्ट्स से रिलेटेड क्या क्या प्रोडक्ट बनने चाहिए, जैसे जो आपको मार्केट में टोन्ड मिल्क मिलता है, डबल टोन्ड मिलता है, उसको कैसे बनाया जाता है, या फ्लेवर्ड मिल्क कैसे बनाया जाता है। इसके अलावा 3 कोर्सेज पूरे उसमें प्रोडक्ट्स के बारे में हैं, जो कि जैसे घी, बटर और चीज़, इंडिजिनस और वेस्टर्न प्रोडक्ट सबका कम्बिनेशन 3 कोर्सेज में, पाउडर कैसे बनाना है, कंडेंस मिल्क कैसे बनाना है, आजकल जो प्रोबायोटिक फूड्स आ रहा है, दही, लस्सी, छाछ, आजकल सब लोग घर में एक तरह से दही बनाने का कल्चर खत्म ही होता जा रहा है। तो ये सब प्रोडक्ट्स डेयरी इंडस्ट्री में बनते हैं, उन सब के बारे में बताया जाता है। और जो 2 इम्पोर्टेंट कोर्सेज हैं, जैसे कि हम बता रहे थे कि इसमें एंटरप्रेन्योर बनने के काफी चांसेस हैं, जो कि लोग जॉब क्रिएटर होंगे, दूसरों जॉब देंगे। तो इसमें एक कोर्स है जो एंटरप्रेन्योरशिप और डेयरी को कैसे मैनेज करना है उसके बारे में बताया गया है। और
लास्ट कोर्स है फूड सेफ्टी एंड क्वालिटी, कैसे उसको क्वालिटी को मेंटेन करना है। तो ये 8 कोर्सेज का एक अच्छा कॉम्बिनेशन है। और इसमें जो लोगों को का डाउट होगा कि इग्नो में कैसे होगा, इसमें 50% वेटेज प्रैक्टिकल के में भी है। तो विद्यार्थी को हम लोग एक स्टडी सेंटर देते हैं, पूरे देश में हमारे स्टडी सेंटर हैं जहां पर कि वहां जाके वो प्रैक्टिकल करते हैं और उनको ज्यादा दिन नहीं जाना पड़ता, उनको 50 से 60 दिन जाना पड़ता है और ये क्लासेस वीकेंड पे होती हैं। तो जाकि जो भी विद्यार्थी किसी जगह काम कर रहा है, किसी डेयरी में मान लो वो वर्कर है या किसी जगह अपना काम कर रहा है लेकिन वो ट्रेन नहीं है, उसके बारे में साइंटिफिक नॉलेज लेना चाहता है, क्योंकि आजकल फूड सेफ्टी जो लॉ है, एक्ट है और उसके हिसाब से ग्रो कर को एक्सपोर्ट करना है, उसको ज्ञान चाहिए, तो कोर्स करेगा तो उसको पूरा सिद्धांतिक ज्ञान और प्रैक्टिकल ज्ञान मिलेगा, तो अच्छी तरह से प्रोडक्ट बनाएगा, उनकी क्वालिटी ठीक होगा और वो कर सकता है। तो ये अगर पूरी जानकारी यहाँ पर होगी तो अच्छी तरह से यहाँ पे इस क्षेत्र में कार्य किया जा सकेगा। और जैसे आपने कहा कि सोमवार से शुक्रवार तो अपना कार्य कर सकते हैं, केवल शनिवार और रविवार को ही क्लासेस होती हैं और उसको अगर वो इसमें समर्पित कर देंगे, इस जानकारी इस ज्ञान को अर्जित करने में समर्पित कर देंगे तो निश्चित तौर पर काफ़ी अच्छा रहेगा। 1 साल का कोर्स है और 15,500 रुपये कुछ शुल्क है और इसमें आप एनरोलमेंट करवा सकते हैं। आपको सिर्फ 12वीं कक्षा के बाद आप ये कर सकते हैं। तो और जो कोर्सेज हैं उनके बारे में भी इस तरह से विस्तार से आपसे जानकारी लेंगे डॉक्टर सलूजा, लेकिन एक ब्रेक के बाद आप कहीं मत जाइए, देखते रहिए हमारा लाइव फोन इन कार्यक्रम हेलो किसान और बने रहिए दूरदर्शन किसान पर। अरे वाह भैया, अकेले अकेले। अरे तू भी ले, पर खाएगा कैसे? मैं ऑर्गेनिक खेती की बात कर रहा रे बेटे। अकेले अकेले खेती कब तक करेगा? मतलब गांव में 20-25 किसानों का समूह बना के पंजीकरण करवा ले, फिर सरकारी ट्रेनिंग भी मिलेगी और मुफ्त जैविक बीज खाद भी। फिर पीजीएस ऑर्गेनिक की सरकारी मोहर के साथ तेरी उपज आकर्षक पैक में पहुंचेगी बड़े बाजार तक। अच्छा? हाँ। अरे भाई कहाँ चल दिया? सबको साथ लाने, आमदनी बढ़ाने। तो किसान भाई समझ गए ना, साथ मिलकर ऑर्गेनिक खेती कीजिए, अपनी परंपरा को आगे बढ़ाइए, ज्यादा मुनाफा कमाइए। माटी से प्रेम की परंपरा है परंपरागत खेती। अरे सुन तो। मुझे क्या सुनाना चाहते हो? जो सुनाओ मेरी सौतन को। किसको? अरे वही तुम्हारा मोबाइल फोन जिससे सुबह शाम दिन रात चिपके रहते थे और कहते थे किसान कॉल सेंटर से बातें हो रही हैं। अच्छा ये बात है। हाँ क्यों, क्या हुआ? अब बात नहीं होती क्या? अब तो झट से बात हो जाती है। ऐसा क्या? हाँ, अब तो ज्यादा लाइनें और खास तकनीक के कारण खेती के माहिरों से तुरंत बात हो जाती है। और अगर कभी लाइन व्यस्त हो तो अपनी समस्या फोन पर रिकॉर्ड करा दो, वहाँ से फोन आ जाता है और समस्या की हल का मैसेज भी आ जाता है। ये देखो आ गया। अरे वाह, इसका मतलब इंतजार की घड़ी अब खत्म। हाँ। तभी मैं सोचूं कि आजकल मुझ पर इतना प्यार क्यों आ रहा है। कृषि संबंधी समस्याओं का अपनी भाषा में तुरंत हल पाने के लिए पूरे भारत में किसी भी फोन से हेल्पलाइन नंबर पर संपर्क करें। किसानों का दोस्त किसान कॉल सेंटर। ब्रेक के बाद आप सभी का फिर से स्वागत है हमारे लाइव फोन इन कार्यक्रम हेलो किसान में। आज हम चर्चा कर रहे हैं बागवानी योजनाओं और खाद्य प्रसंस्करण में शैक्षिक योगदान की। आपके पास कोई सवाल है तो जल्द से अपना फोन उठाइए, हमारे टोल फ्री नंबर पर कॉल कीजिए, हम आपके सवालों के जवाब जरूर आप तक पहुंचाएंगे। इसी के साथ हम हमारी चर्चा को आगे बढ़ाते हैं। डॉक्टर सलूजा का मैं एक बार फिर रुक करना चाहूंगी। आपने अभी डेयरी टेक्नोलॉजी के बारे में बताया और अन्य कोर्सेज के बारे में मैं आपसे बात करूंगी, लेकिन आपसे एडमिशन के बारे में जानना चाहूंगी। क्या अभी एडमिशन हो रहे हैं या फिर कब तक करवा सकते हैं हमारे जो विद्यार्थी हैं, जो भी किसान अगर जुड़ना चाहते हैं इससे? देखिए अभी एडमिशन चल रहे हैं। 31 अगस्त 2020 लास्ट डेट है और मैं कई इनको बताना चाहूंगा अपने प्रोग्राम देखने वालों को कि इग्नो कुछ ये जो 2 कार्यक्रम है स्वयं प्लेटफॉर्म पे भी
ऑफर कर रही है। आपको मालूम होगा कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का एक स्वयं प्लेटफॉर्म है जिसमें कि शिक्षा फ्री दी जाती है, ऑनलाइन क्लासेस होती हैं। हमारा एक प्रोग्राम है टेक्नोलॉजी ऑफ फर्मेंटेड डेयरी प्रोडक्ट्स, जिसमें कि फर्मेंटेड आइसक्रीम और चीज़ के बारे में है, तो उसमें भी विद्यार्थी एडमिशन ले सकते हैं, उसमें भी एडमिशन ओपन है। इसी तरह से फूड लॉज एंड स्टैंडर्ड में भी एडमिशन ओपन है। तो ये जो डिप्लोमा इन डेयरी टेक्नोलॉजी है ये इग्नो से ऑफर हो रहा है और इसमें www.ignou.ac.in पे जाएंगे तो वहाँ पर पोर्टल बना हुआ है इग्नो एडमिशन का, तो वहाँ पर एडमिशन हो जाएगा और सब एडमिशन ऑनलाइन होता है, इनको आने की ज़रूरत नहीं है और कुछ भी नहीं करना पड़ेगा। इसी तरह से जो अगर वो MH मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट का आपने सुना भी होगा, अभी जो हमारी नई शिक्षा नीति आई है उससे पहले से ये स्वयं कार्यक्रम चल रहे हैं जो कि फ्री एजुकेशन देते हैं, ऑनलाइन एजुकेशन आप कभी भी कैसे भी पढ़ सकते हैं। उसमें भी 2 कार्यक्रम हैं इग्नो के, एक दो जिसमें कि उनको प्रोडक्ट्स बनाना सिखाया जाएगा, थ्योरेटिकल नॉलेज दिया जाएगा, जितने भी फर्मेंटेड प्रोडक्ट्स हैं, आइसक्रीम, चीज, बाई प्रोडक्ट्स के ऊपर में टेक्नोलॉजी ऑफ फर्मेंटेड आइसक्रीम, चीज एंड बाई प्रोडक्ट्स, वो भी ज्वाइन कर सकते हैं। तो जो अभी आपने वेबसाइट बताई उस पर अगर लोग जाते हैं तो उस पर तमाम कोर्सेज के बारे में भी विस्तृत जानकारी उपलब्ध होती है जिसको पढ़कर भी वो जानकारी हासिल कर सकते हैं। हाँ, आदित्य जी बिल्कुल ठीक बोला आपने कि वो उनको मिल जाएगा। इसी तरह से मैं बताना चाहूंगा कि एक जो PG डिप्लोमा इन फूड सेफ्टी एंड क्वालिटी मैनेजमेंट है, जो ग्रेजुएट हैं पर्टिकुलरली फूड साइंस से रिलेटेड हैं या एग्रीकल्चर से हैं या जिन्होंने केमिस्ट्री या माइक्रोबायोलॉजी BSc में पढ़ रखा है, उनके लिए बहुत अच्छा कार्यक्रम है। हमारे कंट्री में काफी फूड सेफ्टी प्रोफेशनल की जरूरत है क्योंकि लॉ को इम्प्लीमेंट करने के लिए अभी जो नया एक्ट आया है, अभी तो नहीं मतलब 7-8 साल हो गए, लेकिन उसका इम्प्लीमेंटेशन जिस हिसाब से हो रहा है उसमें अवेयरनेस की जरूरत है, हमको लैब्स और डेवलप करनी है और ठीक तरह से उनको करना है। जी, तो हम कह सकते हैं संभावना यहाँ पर बहुत हैं, बस लोगों को इस ओर अपने कदम बढ़ाने हैं और जो हमारी वेबसाइट विशेषज्ञ ने बताई है वहाँ पर जाकर भी आप तमाम कोर्सेज के बारे में जानकारी ले सकते हैं और इस क्षेत्र में आगे बढ़ सकते हैं। संभावनाएं काफ़ी हैं और आगे चलकर जैसे हमारे विशेषज्ञ ने जानकारी दी थी कि रोजगार के कई नए अवसर उत्पन्न होंगे, उसका लाभ भी सभी लोग ले सकते हैं। डॉक्टर सलूजा, बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूंगी मैं आपका, आपने इतनी महत्वपूर्ण जानकारियां दी हैं। अदिति जी, मैं बताना चाहूंगा कि SC ST के लिए इसमें प्रोग्राम में हमारे 3 प्रोग्राम में SC ST स्टूडेंट के लिए फीस बिल्कुल माफ है और जैसे PG डिप्लोमा इन फूड सेफ्टी एंड क्वालिटी मैनेजमेंट और वैल्यू एडेड प्रोडक्ट्स फ्रॉम फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स और मीट टेक्नोलॉजी और CF में अगर कोई विद्यार्थी SC ST है उसको कुछ भी फीस नहीं लगेगा। जी बिल्कुल, बहुत बहुत धन्यवाद डॉक्टर सलूजा, इतनी महत्वपूर्ण जानकारियों के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आइए रुक कर लेते हैं डॉक्टर मीणा का। डॉक्टर मीणा, MIDH किस तरह से बागवानी के क्षेत्र में बदलाव लाने में सक्षम आगे चलकर हो सकती है, साबित हो सकती है, इस पर आप क्या कहेंगे? अंतिम टिप्पणी आप दें। MIDH जैसे हम चर्चा कर रहे थे, समग्र विकास बागवानी का अगर चाहिए तो बहुत जरूरी है ये योजना और किसान भाई अपनी आमदनी कम क्षेत्रफल से ज़्यादा पैसा कमा सकते हैं, प्रोटेक्टेड कल्टीवेशन कर सकते हैं, विपरीत परिस्थितियों में अच्छी गुणवत्ता के फल, सब्जी, फूल सब तैयार कर सकते हैं। इसके अलावा जैसे सलूजा जी बता रहे थे, करीब करीब 25 से 30% हमारा फल, सब्जी ये सब खराब हो जाता है ट्रांसपोर्ट में, तो उसके लिए कोल्ड चेन डेवलपमेंट, रेफ्रिजरेटेड बेन्स, वेयर हाउसेस और पैकेजिंग, ग्रेडिंग, इसकी सारी टेक्नोलॉजी उसकी जानकारी किसानों को देना, जिससे हमारे ये जो उत्पाद हैं फल, सब्जी, फूल, इनको खराब होने से बचाया जा सके और कंज्यूमर की टेबल पे वो फ्रेश पहुंचे, जिससे किसानों को भी अच्छे दाम मिले। ऐसे ही आकर्षक पैकेजिंग, ग्रेडिंग, पैकेजिंग, जो आपके लोअर ग्रेड के फल सब्जी हैं उनको आप प्रोसेसिंग कर लें, जैम, जेली, अचार, चटनी, मुरब्बा बना के। तो कहने का मतलब हर स्टेज पर सरकार की मदद है, कम से कम क्षेत्रफल से ज्यादा पैदावार, अच्छी गुणवत्ता की पैदावार और अच्छी गुणवत्ता वाला उत्पादन यहाँ पर हमारे किसान हासिल कर सके, इसके लिए सरकार हर स्तर पर मदद करने को तैयार है। बस आपको जानकारी हासिल करनी है और सरकार के साथ कदम से कदम मिलाकर आगे बढ़ते जाना है। बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहेंगे डॉक्टर मीणा, इतनी महत्वपूर्ण जानकारी के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।
तो किसान भाइयों बहनों, बागवानी की योजनाओं और खाद्य प्रसंस्करण में शैक्षिक योगदान के बारे में तो आपने आज विस्तार से जान लिया कार्यक्रम के दौरान। अब कल के कार्यक्रम में हम किस विषय पर चर्चा करने वाले हैं उसके बारे में आपको बता देते हैं। कल के कार्यक्रम का हमारा जो विषय है वो रहेगा धान फसल की सुरक्षा। किस तरह से सुरक्षा आप कर सकते हैं इसके बारे में बताएंगे, और आम उत्पादन की तकनीक पर भी हम चर्चा करेंगे। आपके पास कोई सवाल हो तो आप हम तक पहले ही पहुंचा सकते हैं, ईमेल कर सकते हैं आप। ईमेल आईडी है hellokisan2015@gmail.com। इस पर आप पहले ही ईमेल कर सकते हैं। फेसबुक के जरिए भी हमसे जुड़ सकते हैं। फेसबुक पर जाइए, हिंदी में टाइप कीजिए हेलो किसान, और वहां पर हमारे पेज पर आप अपने सवाल पोस्ट कर सकते हैं। एक और जरिया है दीदी किसान कॉल सेंटर नंबर 1800-113-0660 ये नंबर है, और सोमवार से शनिवार सुबह 6 बजे से रात के 10 बजे तक आप इस पर कॉल करके अपने सवाल रिकॉर्ड करवा सकते हैं, जिन्हें कार्यक्रम में हम जरूर शामिल करेंगे। तो बस किसान भाइयों बहनों, आज के लिए इतना ही। अगले अंक में मुलाकात होगी आपसे नए विषय नए विशेषज्ञों के साथ। तब तक के लिए हमें दीजिए इजाजत। आप बने रहिए दूरदर्शन किसान पर। नमस्कार।